हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? कैसा चल रहा है? पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया या कोई प्रॉब्लम? अच्छा, तो हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा था? डिफरेंशिएशन देखा था, ठीक है। और अभी भी हमें डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा पार्ट है जो बाकी है, आज वो हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो जो लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है उसी में हम आगे डिफरेंशिएशन का कुछ पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। और जो डिफरेंशिएशन में अभी जो हम देख रहे हैं वो है हमारा, डिफरेंशिएशन में है हमने एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पार्ट, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद है हमारा एक पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, और साथ में पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक और टॉपिक बचता है, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम। तो यही तीन टॉपिक आज हमें देखना है। एक तो हमें देखना है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, और दूसरा हमें देखना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और तीसरा हमें देखना है मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन जानने के पहले हमें ये जानना होगा कि पैरामीटर्स क्या होता है। व्हाट इज पैरामीटर? आपको कोई पूछे कि पैरामीटर का मीनिंग क्या है तो आप क्या बोलोगे? बिना पैरामीटर के मीनिंग के हम पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर, ठीक है, ये क्या होता है? तो पैरामीटर जो होता है उसका ये मीनिंग होता है कि जैसे अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है, y है और x है, y और x को हम किसी एक तीसरे के हेल्प से दोनों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, y को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, x को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो थर्ड है जिसके हेल्प से हम दोनों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, थर्ड को हम बोलेंगे पैरामीटर, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आप हो और आपके पापा हैं, ठीक है। आप हो और आपके पापा हैं और दोनों को इंट्रोड्यूस करना है एक थर्ड के हेल्प से, तो किसके हेल्प से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं आपके सिस्टर के हेल्प से इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये बोलेंगे कि आपकी सिस्टर मान लो बी है, आप ए हो, आपके पापा सी हैं, ठीक है। आपकी सिस्टर क्या है? बी, आप ए, आपके पापा सी। अब आप देखो, ए जो है वो बी का सिस्टर है, सॉरी बी ए का सिस्टर बी है, ठीक है। रिलेशन हो गया ना ए और बी के बीच। और सी का डॉटर क्या है? बी है, ठीक है ना। ये भी रिलेशन हो गया ना, तो बी रिलेट कर दिया किसको? दोनों को, ए को और सी को भी, ठीक है। तो बी जो है यानी आपकी सिस्टर जो है वो पैरामीटर हो गया किसके किसके बीच? आपके और आपके फादर के बीच, ठीक है। तो यही कंसेप्ट हमें देखना है, जो पैरामीटर है वो x और y दोनों को क्या करेगा? रिलेट करेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर हमारे पास है x इज इक्वल टू AT स्क्वायर और y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू 2t, अगर हमने ये लिया, ठीक है। तो यहाँ पे y और x के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि y और x के बीच क्या रिलेशन, ठीक है। लेकिन फिर भी y और x के बीच एक रिलेशन है जो t से रिलेट हो रहा है, ठीक है। t और x के बीच रिलेशन है, t और y के बीच रिलेशन है, तो हम y और x के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम y और x के बीच रिलेशन निकालें तो कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे y/2 हमने लिख दिया, y/2 इज इक्वल टू हो गया t, और जो t है उसकी जगह पे हम पुट कर देते हैं y/2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 4, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4x, ठीक है। अब देखो y और x के बीच यही रिलेशन आ गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो पहले हमारे पास कोई रिलेशन नहीं था x और y के बीच, x और t के बीच रिलेशन था, y और t के बीच रिलेशन था, तो हमने निकाला y और x के बीच रिलेशन, ठीक है। अब जब हम पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हम y और x के बीच रिलेशन को निकालें पहले, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। हमें x और t के बीच रिलेशन दिया है या x और थीटा के बीच रिलेशन दिया है और दूसरा y और थीटा के बीच रिलेशन दिया है, तो हम dy/dx इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यही जो क्वेश्चन था, जैसे हमारे पास दिया हुआ है
x इज इक्वल टू 2t² और y इज इक्वल टू t, y इज इक्वल टू 2t, ठीक है। x इज इक्वल टू t² और y इज इक्वल टू 2t, ये हमें दिया हुआ है और हमें बताना है dy बाई डी एक्स, फाइंड dy अपॉन dx, ठीक है। हमें dy अपॉन dx की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना है t² है और y की वैल्यू कितना है 2t है और हमें dy बाई dx की वैल्यू बताना है। अब देखो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू। जब भी हमें पैरामीटर दिया हो तो x का पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालें और y का भी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालें। फिर दोनों जो हमने पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाला है उसको डिवाइड कर लेना है। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं dx अपॉन dt, ठीक है। dx अपॉन dt की जो वैल्यू होगा ये होगा 2t, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू t² है तो dx बाई dt कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू है 2t तो dy अपॉन dt इसकी जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 2, ठीक है। dy बाई dt की वैल्यू हुआ 2 और dx बाई dt की वैल्यू हुआ 2t। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगा। हम डिवाइड करते हैं, ये हमने फर्स्ट ले लिया, ये हमने सेकंड ले लिया, अब हमने किया सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा dy अपॉन dx और dy अपॉन dx की वैल्यू कितना हो गया t हो गया, ठीक है। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा dy बाई dx और dy बाई dx की वैल्यू कितना आया t आया, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं सेम इसी टाइप से, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास है x इज इक्वल टू कॉस थीटा और y इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। हमें x और y में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है। पहले हमें दिया है x और थीटा में रिलेशन, दूसरा हमें दिया है y और थीटा में रिलेशन, ठीक है। ये दो रिलेशन दिए हुए हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy अपॉन dx, ठीक है। फाइंड dy डिवाइड बाई dx, इसकी वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं dx अपॉन डी थीटा, dx डिवाइड बाई डी थीटा। अब देखो आप x की वैल्यू क्या है cos थीटा है, तो जब x cos थीटा है तो जो dx बाई डी थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया हमारा माइनस साइन थीटा। अब इसके बाद y इज इक्वल टू साइन थीटा है तो यहाँ पे dy अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू होगा ये क्या होगा cos थीटा, ठीक है। तो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन थीटा और dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू होगा cos थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। अब आपको निकालना क्या था dy डिवाइड बाई dx। देखो dy बाई डी थीटा सेकंड वाले पार्ट में है तो आपने क्या करोगे सेकंड अपॉन फर्स्ट करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट करोगे, ठीक है। जब आप सेकंड अपॉन फर्स्ट करोगे तो ये बनेगा आपका dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो आपका जो आंसर हुआ वो हुआ माइनस कॉट थीटा। अब मुझे लग रहा है आपको बिल्कुल क्लियर होगा ये कंसेप्ट पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का, ठीक है। फिर भी कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। ये है हमारा क्या x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और जो y है y की जो वैल्यू होगा हमारा वो होगा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। y इज इक्वल टू होगा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है एक x दिया है, x की वैल्यू है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और y की वैल्यू है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। हमें निकालना है dy अपॉन dx, dy डिवाइड बाई dx, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। अब सेम करना है जैसे हमने पहले के दो क्वेश्चन किए उसी तरह से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम निकालते हैं dx अपॉन डी थीटा, तो dx डिवाइड बाई डी थीटा की जो वैल्यू होगा वो a इंटू यहाँ पे थीटा है तो थीटा का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस, अब ये साइन थीटा है तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस थीटा, ठीक है। तो dx बाई डी थीटा होगा a इंटू थीटा का हो गया 1 प्लस साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, ठीक है।
अब इसके बाद हम निकालते हैं dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू 1 का डिफ्रेंसिएशन हो गया 0 माइनस कॉस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, अब देखो सेम कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा क्या करना है। ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन में मैं बता दिया हूँ, आपको पता चल गया होगा। अब हमें क्या करना है, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट करना है। ठीक है, तो हमने सेकंड अपॉन फर्स्ट किया, तो ये हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू ए साइन थीटा डिवाइड बाई ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हमारा यही आंसर है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो पहले तो मैं एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन में बिल्कुल समझ में नहीं आया, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में भी नहीं समझ में आया। ठीक है, इसका मेन मीनिंग क्या है, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये इसीलिए है क्योंकि आपने फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस नहीं दिया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आपका फोकस नहीं था, फिर उसके बाद सेकंड में थोड़ा सा फोकस दिया, फर्स्ट में थोड़ा सा फोकस हुआ, सेकंड में थोड़ा और ज़्यादा फोकस हुआ, थर्ड में कुछ और, तीनों फोकस मिले एक साथ तो आपको समझ में आया। ठीक है, आप अगर हर एक पॉइंट को फोकस के साथ देखते हो, ठीक है, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया उसी को आप अच्छे से देखो, उसी टाइम पूरा फोकस देखो, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेकंड और थर्ड को मुझे क्वेश्चन लिखते ही आपको लगेगा कि मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, ऐसा हो जाएगा कि जो सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा, आप वीडियो में पूरा आंसर आ रहा है, तब तक आप पहले ही अपना आंसर निकाल लोगे। ठीक है ना, ये कब होगा, ये तभी होगा जब आप फर्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियरली फोकस से देख रहे हो। ठीक है, पूरा फोकस है आपका वीडियो, तभी हो पाएगा। ठीक है ना, और ऐसा होता है कि जब हम स्टडी करते हैं, ऐसा कई बार होता है कि कई टीचर्स भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो। ठीक है, इतने घंटे आपने काम किया कि नहीं किया, इतने घंटे ऐसे किया कि नहीं, आप इस क्लास में हो तो इतने घंटे पढ़ना चाहिए, आपको बोर्ड एग्जाम है तो इतने घंटे पढ़ना चाहिए, ये सब माइंड में आता है। ये पता किस लिए आता है, ये फोकस की वजह से आता है। ठीक है, क्योंकि जैसे आपका फोकस बढ़ते जाएगा, ठीक है, आपको टाइम नहीं लगेगा। सब लोग जानते हैं कि स्टूडेंट के इनकी फोकस इतनी ज़्यादा नहीं है, ये जो बच्चे हैं इनकी फोकस इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए एवरेजली वो बता देते हैं कि इतना टाइम तक आपको पढ़ना होगा, 7 आवर्स पढ़ना होगा, 8 आवर्स पढ़ना होगा, 6 आवर्स पढ़ना होगा। माइंड में पहले से फिट हो जाता है कि हमें इतने घंटे पुराने हैं। ठीक है, उतने घंटे के चक्कर में सामने वाला फोकस गायब होने लगता है। ठीक है, सामने जो है वो फोकस उतना हम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, अगर कुछ लोग करते हैं, स्ट्रांगली करते हैं, तो फोकस बनता भी है, लेकिन 8 आवर्स का सही तरीके से फोकस से जो यूटिलाइज होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है, ये नहीं है कि हाँ मैं इतने घंटे ही घंटा पुराना जरूरी नहीं है, बस ये पुराना जरूरी है कि जो मेरा वर्क है, इतना वर्क डिसाइडेड है तो इतना वर्क मैं कंप्लीट करूँ। ठीक है, मेरे पास जितने वर्क आ गए उसको मैं कंप्लीट कर लूँ, इससे ज़्यादा कोई दूसरा वर्क नहीं होता, इससे ज़्यादा कोई आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपके पास जो काम आया उसको आप अपने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर दे रहे हो, वो आपका फुल एफर्ट वही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि जो काम आया कि आप 10 मिनट में करो या 15 मिनट में करो, ठीक है, और आप अपना फुल एफर्ट नहीं दे रहे हो और उसी काम को आप लगा रहे हो 1 घंटे तक। ठीक है, तो जितने देर का काम है उतना देर ध्यान से करो, आपके लिए वर्क सिंपल हो जाएगा, ज़्यादा लोडेड नहीं होगा, वर्क ज़्यादा लोड नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो होगा dy बाई dx हमने निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से है। तो पहले हम देखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कंसेप्ट। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या कंसेप्ट है। अब इसमें है हमारा, जैसे 2 बार हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मीनिंग होता है 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, फर्स्ट जो डिफ्रेंशिएशन का आउटपुट आ जाता है उसी डिफ्रेंशिएशन को हम सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस tan x, ये है y की वैल्यू, एक्स क्यूब प्लस tan x, और हमें निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मीनिंग हुआ d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव।
अगर आपको थर्ड ऑर्डर करना है तो आप बोलोगे d3y डिवाइड बाई dx क्यूब, ऐसे बोलोगे थर्ड ऑर्डर का, ठीक है। और वन ऑर्डर का हम क्या बोलते हैं, dy अपॉन dx। वन ऑर्डर के लिए तो यही होता है dy डिवाइड बाई dx, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो सबसे पहले हम निकालते हैं dy अपॉन dx। तो जो dy बाई dx की वैल्यू होगा वो क्या होगा, एक्स क्यू का है 3x स्क्वायर प्लस 10x का डिफ्रेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x, ठीक है। जो एक्स क्यू है इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर और जो 10x है इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x, ठीक है। अब इसके बाद हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब सेकेंड टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d ऑफ dy डिवाइड बाई dx डिवाइड बाई dx। देखो हमने दोनों साइड क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये जो dy बाई dx है इसको हमने d यहाँ पे लिखा, यहाँ पे dx लिखा, मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर है और ये sec स्क्वायर x है, तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। तो ये हो गया 3 इंटू 2x प्लस sec स्क्वायर x जो है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो इसको हम लिखेंगे 2 sec x। पहले x स्क्वायर का जैसे होता है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, ठीक है। वैसे sec स्क्वायर x है तो पहले हमने लिखा 2 sec x, ठीक है। जैसे x स्क्वायर का करते हैं 2x, वैसे sec स्क्वायर x का होगा 2 sec x, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइड बाई, अब इसके बाद हमें करना है sec x का डिफ्रेंशिएशन। किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, sec x का डिफ्रेंशिएशन। तो sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, ठीक है। तो इंटू sec x इंटू tan x, ये हो गया। अब जो हमारा आंसर होगा 2 2 जा 4 3 जा 12 x sec स्क्वायर x इंटू tan x, ठीक है। इसको हम जो लिखे यहाँ पे d ऑफ dy बाई dx डिवाइड बाई dx, इसको हम लिखेंगे d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर। d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू है 12x sec स्क्वायर x इंटू tan x, ठीक है। अब क्या ये एक क्वेश्चन में क्लियर हो गया है, मुझे लगा बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन में क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। फिर भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, फोकस यहाँ पे देना है, ठीक है। आपको इधर उधर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दोगे एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये कुछ बड़ा टास्क नहीं है, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक बार मुझे लग रहा है पहले भी देख चुके हैं ये सब टॉपिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो दिया है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, ठीक है। y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, ठीक है। y की वैल्यू हमें दिया हुआ है a sin x प्लस b cos x। हमें प्रूफ करना है d2y बाई dx स्क्वायर, प्रूफ d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें y की वैल्यू दिया हुआ है a sin x प्लस b cos x और प्रूफ करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको हम सॉल्व। सबसे पहले यहाँ पे देखो जो प्रूफ करना है उसमें क्या ज़रूरत है, हमें किसकी ज़रूरत है, हमें तो हमें ज़रूरत है d2y बाई dx स्क्वायर की और y की। y तो पहले से अवेलेबल है, लेकिन d2y बाई dx स्क्वायर जो है वो पहले से अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। y पहले से अवेलेबल है लेकिन d2y बाई dx स्क्वायर हमारा पहले से अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो d2y बाई dx स्क्वायर हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले dy बाई dx निकालना पड़ेगा। तो पहले हम निकालते हैं dy डिवाइड बाई dx, ठीक है। अब जो dy बाई dx की वैल्यू होगा वो a sin x है यहाँ पे, तो a sin x का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x प्लस b cos x है तो b इंटू cos x का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस sin x, ठीक है। अब ये आया आपका a cos x माइनस b sin x, ठीक है। ये आया आपका dy अपॉन dx की वैल्यू, ठीक है। आपका जो dy बाई dx की वैल्यू आया वो क्या आया, a cos x माइनस b sin x, ठीक है। लेकिन आपको dy बाई dx ही सिर्फ नहीं निकालना है, आपको निकालना क्या है, d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर, ठीक है। अब कैसे निकालोगे आप इसको, एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना। तो इसको हम लिखेंगे d ऑफ dy अपॉन dx अपॉन dx, ठीक है।
मीन्स एक बार हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और जो डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे कर रहे हैं वो दोनों साइड करेंगे, एक साइड नहीं करेंगे। इस साइड जो हमने किया तो डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स लिख दिया, और इस साइड का डिफ्रेंशिएशन और किसके रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे क्या है एक्स, तो हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो ए को हमने वैसे रहने दिया, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया हमारा माइनस ए साइन एक्स, ठीक है, माइनस ए साइन एक्स, और फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस बी साइन एक्स है, ठीक है। तो माइनस बी साइन एक्स है, तो इसका हम कैसे करेंगे, ये जो साइन एक्स है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा हमारा कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया माइनस बी कॉस एक्स, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, ठीक है। ये आया हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब आप खुद से सॉल्व कर दो, आप खुद से बता दो जरा क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। आप बता सकते हो इजीली, क्योंकि प्रूफ करना था आपको, आंसर नहीं निकालना, सॉरी प्रूफ करना था। ये वैल्यू पुट करना है आपको, ये वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करके देखना है क्या जीरो बन रहा है क्या, तो जीरो बन रहा है ना, क्योंकि सिंपल है, ये दोनों माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस प्लस ऐड होगा जीरो हो जाएगा। अब मुझे बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दूंगा, आप खुद से निकाल सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू 3e टू द पावर 2x प्लस 2e टू द पावर 3x, ठीक है। y की जो वैल्यू है वो है 3e टू द पावर 2x प्लस 2e टू द पावर 3x, और हमें इसमें भी कुछ प्रूफ करना है, ठीक है। जो प्रूफ करना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में प्रूफ करना था, सेम उसी टाइप से है इसमें भी। ये है प्रूव डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर फिर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स, माइनस 5 डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, फिर उसके बाद प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यही है हमारे पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0। अब देखो आप, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका जो टास्क है बहुत ही सिंपल है, और इसमें सबसे पहले आपको देखना है ज़रूरत क्या क्या है, उसको लेकर के यहाँ पे रख देना है, फिर प्लस माइनस करना है, अपने आप आ जाएगा 0, ठीक है। देखो y जो दिया है, सबसे पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, उसके बाद ही निकलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगा, ये 3e टू द पावर 2x है, तो 3 को हमने वैसे रहने दिया, e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x हुआ। अब जब हम चेन रूल लगाएंगे, याद रखना आपको, ठीक है। चेन रूल कैसे करते हैं, जब यहाँ पे e टू द पावर 2x है तो पहले e का डिफरेंशिएशन कर दिया, उसके बाद इसके अंदर में क्या है 2x है, तो अब हम 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो e टू द पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई कितना 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2e टू द पावर 3x मल्टीप्लाइड बाई कितना 3। अब ये हो गया 3 टू 6 e टू द पावर 2x प्लस 6 e टू द पावर 3x, ठीक है ना। ये आया आपका क्या डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अब आपको निकालना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो ये आ गया आपका डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो आप 6 e टू द पावर 2x है, e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x और 2x का 2, ठीक है। डायरेक्ट बता दो आप कितना होगा, पता चल रहा है ना डायरेक्ट, 6 टू 12 e टू द पावर 2x प्लस 6 3 18 e टू द पावर 3x। बहुत सारे लोगों को पता चल रहा होगा 12 e टू द पावर 2x प्लस 18 e टू द पावर 3x। अगर डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल है। पहले आपको वैसे ही लिख देना है, फिर उसके बाद 2x का करना है, तो 2 होगा, 6 2 12 होगा, फिर उसके बाद वैसे लिख देना है, 3x का करना है, 3 होगा, 6 3 18 होगा, ठीक है। अब आप देखो जो हमें प्रूफ करना था वहाँ पे आते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि ये हमें अब बताने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ठीक है। अब आप ये तो निकाल ही सकते हो ना, इसको यहाँ पे रख देना है, -5 इन ब्रैकेट इसको रख देना है, प्लस 6 इंटू इन ब्रैकेट ये रख देना है, और उसके बाद प्लस और माइनस करना है, जो कैंसिल करना है, फिर आएगा आपका आंसर 0, ठीक है। तो अब
बिल्कुल क्लियर हो गया आपका ये भी कंसेप्ट, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है और वो हम देखते हैं, वो टॉपिक है हमारा मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम एक बार देख लेते हैं, फिर डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बचेंगे, वो आपने निकालना है एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है। तो अब है हमारा मीन वैल्यू थ्योरम, एक सेकंड, ठीक है। अब है हमारा मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये पहले मीन वैल्यू थ्योरम है क्या ये देखते हैं। सबसे पहले जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये किसी फंक्शन के मीन की वैल्यू निकालने से रिलेटेड है। मीन्स किसी फंक्शन के बीच में जहाँ तक डिफाइंड है फंक्शन, जैसे मान लो कोई फंक्शन डिफाइंड होता है आपका 1 से 10 तक, 1 से 10 तक अगर कोई फंक्शन है या 2 से 5 तक कोई फंक्शन है दिया हुआ है हमें, तो उसके बीच में कोई वैल्यू है, बीच में कोई x की वैल्यू है या डोमेन की वैल्यू है, उससे रिलेटेड वैल्यू पे ये थ्योरम है, ठीक है। मतलब मीन की किसी फंक्शन के मीन से बेस्ट रिलेटेड थ्योरम है, ठीक है। मिडिल पॉइंट से बेस्ट रिलेटेड थ्योरम है, मिडिल पॉइंट के आसपास भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे बेस्ट रिलेटेड ये थ्योरम है, ठीक है। अब इस थ्योरम में ऐसा कुछ नहीं है कि ये थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं या बहुत सारे एक्सरसाइज है, इसका कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल 2 सिंपल थ्योरम है, उस थ्योरम को सिर्फ हमें वेरीफाई करना होगा, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा बहुत सिंपल ही थ्योरम है, ठीक है। वो कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, तीनों को कंबाइंड करके रिलेटेड थ्योरम है, ठीक है। और उस थ्योरम को सिर्फ हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। वो थ्योरम दिया किसने, एक थ्योरम दिया रॉले ने और एक दिया लैग्रैंज ने, ठीक है। तो पहले हम रॉले के थ्योरम को देखेंगे और जो थ्योरम लैग्रैंज ने दिया उसको हम सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। उसको LMVT भी बोलते हैं और MVT भी बोलते हैं, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं और लैग्रैंजे मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। और जो रॉले ने दिया थ्योरम उसको सिर्फ रॉले थ्योरम ही बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों थ्योरम हम एक एक करके देखते हैं। पहले आप थ्योरम ध्यान से देखोगे, हमें इस थ्योरम को भी देखना है और इस थ्योरम का एक ग्राफिकल जो मीनिंग है उसको भी देखना है, ठीक है। एक अलजेब्रिकली थ्योरम क्या बता रहा है इसको देखना है और दूसरा एक ग्राफिकली क्या बता रहा है इसको भी देखना है, ठीक है। तो रॉलेस थ्योरम जो है वो क्या बता रहा है आपका, सबसे पहले हम देखते हैं रॉलेस थ्योरम। रॉलेस थ्योरम मीन्स रॉले ने दिया, ठीक है, इस थ्योरम को। तो अब वो रॉले क्या बता रहा है, रॉले ने क्या कहा इस थ्योरम से रिलेटेड। रॉले ने कहा कि अगर कोई फंक्शन f जो है, ठीक है, वो a से b में है और उसका जो रेंज है वो रियल नंबर में है, ठीक है। f इज फंक्शन फ्रॉम a टू b, ये इतना टू r, ठीक है। हमने फंक्शन पढ़ा था, तो ये फंक्शन का एक रिप्रेजेंटेशन है कि किसी फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। f इज फंक्शन फ्रॉम a b टू r, ऐसा है, ठीक है। ये है आपका डोमेन और ये है आपका कोडोमेन, ठीक है। ये डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन है। तो अब देखो यहाँ पे जो है f जो फंक्शन है वो इससे r में है, r का मीनिंग यहाँ पे रियल नंबर है, ठीक है। r क्या है यहाँ पे, रियल नंबर है। अब जो फंक्शन है उसके कुछ कंडीशन दिए हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो फंक्शन है वो इसमें a से b में कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड, ओपन इंटरवल a से b में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और थर्ड, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए, ठीक है। पहले ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो एक आउटपुट उन्होंने बताया, ठीक है। अब पहले 3 कंडीशन कौन से थे उसको हम एक एक करके लिखते हैं। इफ फर्स्ट पार्ट में f इज कंटिन्यूअस इन a टू b, f जो है वो a से b में कंटिन्यूअस है। सेकंड पार्ट में f इज डिफरेंशिएबल
f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए से बी। यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। ये है क्लोज इंटरवल ए से बी मीन्स ए और बी इंक्लूडेड है, और यहाँ पे ओपन इंटरवल ए से बी मीन्स ए और बी नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है। तो f इज कंटिन्यूअस इन ए से बी क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए से बी। और थर्ड जो पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट है एंड f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b, ठीक है। अगर f ऑफ a और f ऑफ b ये दोनों इक्वल्स भी होते हैं, ठीक है, तब एक पॉइंट c जो होगा वो a और b के बीच में कोई एक पॉइंट होगा, c होगा, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c, एग्जिस्ट ए पॉइंट c, एक पॉइंट c एग्जिस्ट करता है। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c इन बिटवीन a टू b, बिटवीन a टू b, ठीक है। ए से बी के बीच में एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है सच दैट जो एफ डैश सी की वैल्यू होगा वो 0 होगा, ठीक है। सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही रॉले ने कंडीशन बताया। रॉले का जो कंडीशन था ये 3 कंडीशन था, जो आउटपुट था वो ये था, ठीक है। आउटपुट सिर्फ यही है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है ए से बी में, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए से बी, ठीक है, एंड एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है। अगर ये तीनों है तो आउटपुट में एक आउटपुट मिल रहा है, वो है एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे सी ए और बी के बीच में होगा, ठीक है। सी जो होगा वो ए और बी के बीच में होगा। अब दूसरा थ्योरम है एमबीटी। एमबीटी का मीनिंग है मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। मीन वैल्यू थ्योरम में क्या बता रहा है, कोई फंक्शन है जो a से b टू r है, ठीक है, a, b टू r है फंक्शन। फर्स्ट पार्ट में है इफ कंडीशन क्या है, फर्स्ट पार्ट में इफ f इज कंटिन्यूअस, इफ f इज कंटिन्यूअस इन a टू b, f जो है वो a से b में कंटिन्यूअस, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है उसमें है f इज डिफरेंशिएबल, f इज डिफरेंशिएबल इन a टू b, ठीक है। f कंटिन्यूअस है a टू b में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a टू b में। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c such that f dash c is equals to f of b minus f of a upon b minus a, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा सच दैट f dash c की जो वैल्यू होगा वो होगा f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है वो मीन वैल्यू थ्योरम है और ये जो थ्योरम है वो रॉलेस थ्योरम है, ठीक है। रॉलेस थ्योरम में 2 के अलावा एक और थर्ड कंडीशन आ जा रहा है, लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम में सिर्फ 2 ही कंडीशन है। और यहाँ पे बताया जो एक पॉइंट C एग्जिस्ट करता है, C हमेशा याद रखना है C A से B के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C इन बिटवीन A टू B, ठीक है। A से B में एक पॉइंट C एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे ओपन इंटरवल A से B होगा, इन बिटवीन A टू B, ठीक है। तो A से B में एक पॉइंट C एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये थ्योरम एमबीटी है और ये थ्योरम रॉलेस थ्योरम है। दोनों थ्योरम एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो अगर आप यहाँ पे एफ बी और एफ ए इसकी वैल्यू इक्वल कर लेते हो, ठीक है, यहाँ पे क्या है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो जब एफ बी और एफ ए दोनों इक्वल हो जाता है तब क्या हो पाएगा, ये 0 डिवाइड बाई बी माइनस है, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एफ डैश सी 0 दिया था और यहाँ एफ डैश सी का फॉर्मूला दिया है, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट फार्मूला, डिफरेंट थ्योरम नहीं है, दोनों सेम ही थ्योरम है, ठीक है। अब इससे 1-2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक बात और मैंने बोला था कि यहाँ पे ग्राफिकली भी थोड़ा सा देखेंगे हम कि ग्राफिकली ये क्या बताता है, ठीक है। देखो ग्राफ से अगर हम देखते हैं तो क्या बताता है, ये जो थ्योरम है ये कुछ ऐसे ग्राफ आएगा, इसका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये कुछ ग्राफ ऐसे हो गया। यहाँ पे हमने ले लिया ए पॉइंट, यहाँ पे हमने ले लिया बी पॉइंट और यहाँ पे है हमारा सी पॉइंट और एफ डैश सी की वैल्यू है 0, यहाँ पे एफ डैश सी 0 है, ठीक है।
और एफ ए एफ बी दोनों इक्वल है। देखो एफ ए और एफ बी की वैल्यू इक्वल आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो एफ डैश सी की वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। देखो अब एफ डैश सी आपको पता नहीं चल रहा है कि ये कैसे बता रहा है एफ डैश सी। तो एफ डैश एक्स जो होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्लोप है एफ डैश एक्स जो होता है वो जनरली स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्लोप है वो टेंजेंट का एंगल जो होता है उसका tan थीटा की वैल्यू होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो टेंजेंट है उसका इसका एंगल क्या लग रहा है एक्स एक्सिस से, कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है, तो tan 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ डैश सी की जो वैल्यू है 0 दिख रहा है, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ है इसका ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। जो सेकंड वाला ग्राफ है इसका आपका ग्राफ कैसा आएगा, ये कुछ ऐसे हमने ले लिया, ये ले लिया हमारा फंक्शन एफ एक्स, और ये हमने 2 पॉइंट ले लिया। एक पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पे ए, और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट हो गया बी, ठीक है। ए और बी के बीच में एक थर्ड पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया, और जो ये पॉइंट है थर्ड पॉइंट सी वो इसके पैरेलल है। देखो आप इसके पैरेलल है, ठीक है। तो जब पैरेलल है तो इसका एंगल जो होगा मीन्स tan थीटा जो होगा, पहले थीटा आएगा फिर हम tan थीटा निकालेंगे, तो वो जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा यहाँ पे ए एफ ए कर दिया हम, और यहाँ पे बी एफ बी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो tan थीटा की वैल्यू होगा वो होगा tan थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, ठीक है। tan थीटा जो होगा वो होगा हमारा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। कैसे आएगा ये tan थीटा, जब हम निकालते हैं स्लोप का फॉर्मूला आपने देखा होगा, स्लोप का जो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे y2 है, ये y1 है, ये x2 है, ये x1 है, और ये जो C पॉइंट है वो A और B के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो यही था हमारा, एक रोलेस थ्योरम है और एक एमबीटी थ्योरम है। तो ये ग्राफिकल उतना तो नहीं आएगा, ये क्वेश्चंस जो आते हैं ग्राफिकल से नहीं होता है। ग्राफ हमने सिर्फ इसलिए ड्रॉ किया कि थोड़ा सा हम समझ सकें कि ग्राफिकली क्या बता रहा है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं रॉलेस थ्योरम को वेरीफाई करना और एमबीटी को वेरीफाई करना, ठीक है। तो हम रॉलेस थ्योरम को वेरीफाई करके देखते हैं एक बार, और एमबीटी को भी वेरीफाई कर लेते हैं कि दोनों क्या बता रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसके लिए मैं मिटा देता हूँ ये, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। y की वैल्यू हमें दिया है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और a इज इक्वल टू दिया हुआ है -2 और b इज इक्वल टू दिया है +2, ठीक है। a की वैल्यू है -2 और b की वैल्यू है +2, ठीक है। अब हमें रॉलेस थ्योरम को वेरीफाई करना है। क्वेश्चन हमारा है वेरीफाई रॉलेस थ्योरम, वेरीफाई रॉलेस थ्योरम, ठीक है। रॉलेस थ्योरम को हमें वेरीफाई करना है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, a इज इक्वल टू -2 है और b इज इक्वल टू +2 है। अब रॉलेस थ्योरम को हम कैसे वेरीफाई करना है, तो इसमें कुछ पार्ट था। फर्स्ट पार्ट था f इज कंटिन्यूअस इन a से b। तो ये जो फंक्शन है ये पोलिनोमियल फंक्शन है, आप नोट में लिख सकते हो, नोट पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, continuous and differentiable, continuous and differentiable in real number, ठीक है। पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो रियल नंबर पे कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, मीन्स सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। तो जब भी पोलिनोमियल फंक्शन आए तो उसमें हमें कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, एंड डिफरेंशिएबल बिटवीन -2 to +2, ठीक है। -2 से +2 में ये कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है, ठीक है।
अब इसके बाद इसमें कंटिन्यूअस और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएशन आप सेपरेटली भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम f ऑफ -2 निकालते हैं, तो f ऑफ -2 के जो वैल्यू होगा वो होगा -2 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया 4 + 2 = 6, और f ऑफ 2 की जो वैल्यू होगा ये आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 = 4 + 2 = 6, ठीक है। तो f ऑफ -2 की जो वैल्यू होगा ये भी 6 होगा, और f ऑफ 2 की जो वैल्यू होगा ये भी 6 होगा, ठीक है। तो अब देखो जो रॉलेस थ्योरम का कंडीशन था, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है क्या? अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ आउटपुट एक निकालना है और f' की वैल्यू 0 करना है, वही होना चाहिए, ठीक है। f' = 0 होना चाहिए, और जो c है वो a और b के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं f' की वैल्यू हुआ हमारा 2x, ठीक है। x² का डिफरेंशिएशन कितना है 2x, और 2 का तो 0 हो गया, तो f' की वैल्यू आ गया हमारा 2x, ठीक है। अब हम f' = 0 करते हैं, तो 2x = 0 किया तो x की वैल्यू 0/2 = 0, x की वैल्यू 0 आ गया, मीन c = 0 आएगा, ठीक है। कौन सा ऐसा वैल्यू है जिस पे डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, तो x = 0 पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ठीक है। x की वैल्यू जो 0 है उस पर डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ठीक है। तो जो रॉलेस थ्योरम था यही बता रहा था कि जो फंक्शन c की वैल्यू जो होगा, c जो होगा वो हमारा -2 और +2 के बीच में आएगा, ठीक है। जो c होगा वो किसके बीच में आएगा, -2 और +2 के बीच में आएगा, ठीक है। हियर c = 0 एंड c बिलोंग्स टू -2 to +2, ठीक है। हेंस रॉलेस थ्योरम वेरीफाइड, रॉलेस थ्योरम वेरीफाइड, ठीक है। रॉलेस थ्योरम हमारा वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जो मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्वेश्चन मुझे लगा सबको क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। रॉलेस का जो कंडीशन था वो 3 कंडीशन था। फर्स्ट था कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए ए से बी में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए से बी में, और f ऑफ a की वैल्यू इक्वल होना चाहिए f ऑफ b से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे f(x) जो है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों हो गया ए से बी में। क्यों हो गया, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, ठीक है। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होता है ए से बी में, मीन्स ऑल रियल नंबर में, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो गया -2 से 2 में, ठीक है। अब इसके बाद हम f ऑफ -2 की वैल्यू निकालते हैं। तो जो f ऑफ -2 है वो 6 है, और f ऑफ +2 है वो भी 6 है, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन जो था रॉलेस थ्योरम का, फर्स्ट और सेकंड तो इसी में आ गया, इसी में दोनों कंडीशन आ गया, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हमने दोनों लिख दिया। लेकिन जो थर्ड कंडीशन था वो था f ऑफ a = f ऑफ b, तो f ऑफ -2 = f ऑफ +2, ये आया ना, सेटिस्फाई किया ना थर्ड कंडीशन, ठीक है। here f of -2 = f of +2, f of -2 और f of +2 इक्वल हो गया, इसलिए थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब इसके बाद जो आउटपुट था वो आउटपुट था कि एक वैल्यू c मिलेगा जो a और b के बीच में लाई करेगा, ठीक है, और f' 0 होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि c क्या है, c कैसे निकलेगा। हम f' = 0 करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगा वही c होगा, ठीक है। हमने पहले f' निकाला, वो 2x हुआ, 2x = 0 किया, x की वैल्यू आया 0, ठीक है। तो c की जो वैल्यू आया वो आया क्या 0। अब हमने c निकाल दिया 0। जब हमारे पास c की वैल्यू निकल गया तो ये हमें कैसे वेरीफाई होगा कि रॉलेस वेरीफाई हो गया, कैसे हम जानेंगे, क्योंकि जो c है वो a और b के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। अब देखो c की वैल्यू यहाँ 0 है, वो -2 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए रॉलेस थ्योरम वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारा MBT से रिलेटेड, मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन देखते हैं, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन MBT से रिलेटेड। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है f(x) = x² - 4x - 3, x² - 4x - 3, ठीक है।
a इज इक्वल्स टू 1 और b इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। वेरीफाई MVT, मीन वैल्यू थ्योरम को हमें वेरीफाई करना है। अब हम इसमें कंडीशन को पहले देख लेते हैं। ये फंक्शन यहाँ पे ध्यान देना है कि पोलिनोमियल फंक्शन है। जब भी पोलिनोमियल फंक्शन है तो हमें डायरेक्ट लिखना है कि f(x) इज कंटिन्यूअस फ्रॉम a टू b, ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल आल्सो, ठीक है। कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा a से b में, क्यों? क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं डायरेक्ट, f(x) इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन a टू b, ठीक है। f(x) इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन a टू b, ठीक है। तो जो f' था वो f' था हमारा f(b) माइनस f(a) डिवाइड बाई b माइनस a, यही था हमारा f' की वैल्यू, f(b) माइनस f(a) अपॉन b माइनस a। तो हमें f(b), f(a), b माइनस a ये सारे हम लिखेंगे तो f' निकलेगा, लेकिन यहाँ पे भी वही वेरीफाई करना है, c लाई करना चाहिए a और b के बीच में। पहले वाला जो क्वेश्चन था रॉलेस थ्योरम उसमें भी यही था, c लाई करना चाहिए a और b के बीच में। तो पहले c तो निकाल ले, पहले भी हमने क्या किया था, c निकाला था, यहाँ पे भी हमें c निकालना पड़ेगा। c निकालने के लिए हमें f(b) माइनस f(a) अपन b माइनस a की वैल्यू निकालना है। तो पहले f(b) निकालते हैं। f(b) का मीनिंग हुआ f4 और इसकी वैल्यू हुआ 4 स्क्वायर माइनस 16 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। अब इसके बाद हम f(a) निकालते हैं। तो f(a) की वैल्यू हुआ हमारा f(1) इज इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। तो f(b) की वैल्यू है हमारा माइनस 3 और f(a) की वैल्यू है हमारा माइनस 6, ठीक है। तो हम लिखते हैं f'(c) इज इक्वल टू f(b) माइनस 3 माइनस f(a) माइनस 6 माइनस 3 माइनस 6 डिवाइड बाई b माइनस a। b कितना है 4, a कितना है 1, 4 माइनस 1, ठीक है ना। f(b) रखा यहाँ पे, f(a) रखा यहाँ पे, b रखा यहाँ पे, a रखा, ठीक है। अब आप देखो ये 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। f' की वैल्यू कितना है 1 है। तो वेरीफाई कब होगा, जब हम ये प्रूफ कर दें कि c जो है वो a और b के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। a b के बीच, ठीक बीच में नहीं, कहीं पे भी, a और b के बीच कहीं पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो f' निकालने के लिए पहले हमें f' निकालना पड़ेगा। f' की वैल्यू हो जाएगा हमारा x² 2x माइनस 4, ठीक है ना। x² का डिफरेंशिएशन क्या हमने 2x हुआ, माइनस 4x का डिफरेंशिएशन क्या माइनस 4, ये माइनस 3 है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो f' की फार्मूला ये था ना, ठीक है। हम लेट करते हैं कि ये f' है तो हमने लेट किया f' इज इक्वल टू 2c माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो f' की वैल्यू 1 है, यहाँ से f' की वैल्यू 2c माइनस 4 है, तो 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो 2c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5 बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। c की वैल्यू आया आपका 2.5, ठीक है। c कितना है 2.5। तो ये हमें देखना है कि जो हमने c की वैल्यू निकाला क्या a और b के बीच में है, ये c की वैल्यू 2.5 1 और 4 के बीच में है, इसलिए हमारा MVT वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। here c lie between 1 to 4, ठीक है। hence MVT वेरीफाइड, ठीक है। c 1 to 4 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए MVT हमारा वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो यही था हमारा MVT या मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। और उसके पहले वाला देखा था हमने रॉलेस थ्योरम, ठीक है। तो आज हमने टोटल कितने टॉपिक पढ़ा, एक पढ़ा हमने पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा डबल डेरिवेटिव का कंसेप्ट, और तीसरा हमने पढ़ा रॉलेस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो इसके साथ हमारा पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास 1-2 और एक्सरसाइज बचे हैं, वो एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अभी ये वीडियो आप कर लोगे और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।